स्वागत है आप सभी का शिक्षा कुंज अकेडमी में। आज हम बिहार पुलिस के मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन से। तो धर्मपाल प्राचीन भारत में पाल वंश के प्रमुख शासक थे। उन्होंने 8वीं शताब्दी के दौरान शासन किया और शिक्षा और बौद्ध धर्म में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं। उनके संरक्षण में बौद्ध शिक्षा और वीरता को बढ़ाने के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया, जो कि 1193 में नष्ट कर दिया गया था। धर्मपाल के शासनकाल में पाल साम्राज्य के प्रभाव और सांस्कृतिक उपलब्धियों की ऊंचाई को चिन्हित किया। पाल वंश ने 8वीं से 12वीं शताब्दी तक भारतीय उपमहाद्वीप के बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों पर शासन किया। इस वंश की स्थापना 8वीं शताब्दी के मध्य में गोपाल ने की थी। पाल बौद्ध धर्म के संरक्षण और शैक्षणिक संस्थानों के समर्थन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कई मठ और विश्वविद्यालय बनाए, जिसमें नालंदा और विक्रमशिला शामिल है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा के सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक था। यह लगभग 8वीं शताब्दी के अंत या 9वीं शताब्दी की शुरुआत में धर्मपाल द्वारा स्थापित किया गया था। इस विश्वविद्यालय ने तिब्बत, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया सहित पूरे देश से विद्वानों को आकर्षित किया। यह दर्शन, तर्क, व्याकरण और तत्वमीमांसा सहित ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट था। बौद्ध शिक्षा। पाल काल के दौरान भारत में बौद्ध धर्म का विकास हुआ और इसकी शिक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए कई मठ और विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। ये संस्थान शिक्षा के केंद्र में बन गए और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में छात्रों को आकर्षित किया। उन्होंने बौद्ध धर्म के शैक्षणिक शिक्षाओं के संरक्षण पर प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय। महात्मा बुद्ध। पाल वंश भारत का प्रमुख राजवंश था, जिसने 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच बंगाल और बिहार के क्षेत्रों पर शासन किया। पाल वंश की स्थापना गोपाल नामक राजा ने लगभग 750 ईस्वी में की थी। यह वंश मुख्य रूप से बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाला था और महायान बौद्ध धर्म का प्रमुख समर्थक था। प्रमुख शासक गोपाल। संस्थापक लोकतांत्रिक चुनाव से राजा बना। धर्मपाल सबसे शक्तिशाली शासक, कन्नौज पर अधिकार किया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। और देवपाल। पाल वंश का स्वर्णकाल, नेपाल से लेकर उड़ीसा तक राज्य का विस्तार। मुख्य विशेषताएं: पाल शासकों ने शिक्षा को बढ़ावा दिया, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संरक्षण, उनकी शासन व्यवस्था सुसंगठित थी और उन्होंने शांति व अस्थायित्व प्रदान किया। ये बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे, जिससे बौद्ध संस्कृति का विस्तार हुआ। विशु। विशु केरल और तमिलनाडु में एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, जो मलयालम नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। यह त्यौहार आमतौर पर अप्रैल महीने में पड़ता है और इसे बड़े उत्साह और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है। विशु की मुख्य विशेषताओं में से एक है विशु, जो शुभ वस्तुओं का एक ऐसा समूह है जिसे विशु की सबसे पहले देखना चाहिए। यह पारिवारिक समारोह, दावतों और उपहार के आदान प्रदान का समय है, जो आने वाले वर्ष के लिए समृद्धि और कल्याण पर जोर देता है। विशु। संस्कृत में विशु का शब्द का अर्थ है समान, और यह वसंत विशु के पूरा होने का प्रतीक है, जब दिन और रात की अवधि समान होती है। यह उत्सव में पारंपरिक संगीत, नृत्य और आतिशबाजी शामिल है, जो इसे एक जीवंत और हर्षोल्लासपूर्ण अवसर बनाते हैं। तमिलनाडु में विशु को पुथानुदुर या तमिल नववर्ष के रूप में समान रीति रिवाजों पर और परंपराओं के साथ मनाया जाता है। विशु को उपहार के रूप में धन देने की प्रथा के लिए भी जाना जाता है, जिसे विशु नेटम कहा जाता है, जो आशीर्वाद और सौभाग्य का प्रतीक है। मलयालम नववर्ष। मलयालम कैलेंडर एक सौर कैलेंडर है, जिसका उपयोग केरल में किया जाता है, जिसे विशु मेदम महीने के पहले दिन को चिन्हित किया है। चंद्र कैलेंडर का पालन करने वाले अन्य भारतीय त्यौहार के विपरीत विशु स्वर्ण चक्र का पालन करता है, जो सूर्य के संक्रमण के साथ संरेखित होता है। मलयालम नववर्ष एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन है, जो केरल की कृषि जड़ों और मौसमी चक्रों को दर्शाता है। यह नई शुरुआत, विकास और आने वाले वर्षों की समृद्धि की आशा का प्रतीक है। विशु फेस्टिवल का शॉर्ट नोट्स। विशु एक प्रमुख हिंदू त्यौहार है, जो विशेष रूप से केरल राज्य और मलयाली समुदाय द्वारा मनाया जाता है। यह मलयालम नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है और आमतौर पर 14 या 15 अप्रैल को मनाया जाता है, जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है। मुख्य विशेषता है विशु की सबसे पहले जो दृश्य देखा जाता है, इसमें चावल, फल और फूल, सिक्के, आईना और भगवान कृष्ण की मूर्ति को सजाया जाता है। विशु एनिटम बड़ों द्वारा छोटों का आशीर्वाद के रूप में पैसे दिए जाते हैं। पटाखे और पारंपरिक भोज, बच्चे पटाखे चलाते हैं और पूरे परिवार द्वारा पारंपरिक भोजन किया जाता है। आध्यात्मिक महत्व। यह त्यौहार की नई शुरुआत, समृद्धि और आशा का प्रतीक है। यह फसल कटाई और ज्योतिषीय नववर्ष से भी जुड़ा होता है। विशु का मतलब विजन फर्स्ट, यानी सबसे पहले देखने वाली चीज। संघ के अरुणाचल प्रदेश की खामती जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला जल उत्सव है। यह खामती का पारंपरिक नववर्ष माना जाता है और पूर्वोत्तर भारत के अन्य ताई जातीय समूह द्वारा भी मनाया जाता है। इस त्यौहार में बुद्ध की मूर्तियों को स्नान कराना
और एक दूसरे पर पानी छिड़कना शामिल है, जो शुद्धिकरण और सद्भावना का प्रतीक है। संक्रांति अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है, जो थाईलैंड में संक्रांत जैसे अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई नववर्ष उत्सवों के साथ मेल खाता है। यह त्यौहार बुद्ध सांस्कृतिक प्रथाओं को दर्शाता है और सद्भाव, शांति और सामुदायिक बंधन को बढ़ावा देता है। खामती जनजाति खामती अनुसार अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख बौद्ध जनजातियों में से एक है, जो बड़े ताई जातीय समूहों से संबंधित है। वे थेरवाद बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। अन्य त्योहार में तमिलनाडु के दिगारू मिसमी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला यह त्यौहार प्रकृति की पूजा का त्यौहार है, जिसमें संरक्षण और समृद्धि के लिए प्रार्थना की जाती है। मोपीन मोपीन गैलो जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला मेपीन एक कृषि उत्सव है, जो अच्छी फसल सुनिश्चित करने के लिए होता है और नृत्य, गीत और अनुष्ठानों द्वारा चिन्हित होता है। रेहू यह ईदुल मिसमी जनजाति द्वारा त्यौहार है, जो पृथ्वी और पूर्वजों के सम्मान तथा उनकी सुरक्षा के आशीर्वाद सुनिश्चित करने के लिए मनाया जाता है। जल प्रतीकवाद संकीर्ण में पानी शुद्धिकरण, नवीकरण और पिछले पापों और नकारात्मक भावनाओं को दूर करने का प्रतीक है। बौद्ध प्रभाव अनुष्ठान बौद्ध शिक्षाओं को दर्शाते हैं, जो करुणा, विनम्रता और जीवन के पुनर्जन्म के चक्र पर केंद्रित है। संकन फेस्टिवल एक प्रमुख त्यौहार है, जो अरुणाचल प्रदेश के विशेष रूप से वहाँ के थेरवाद बौद्ध समुदायों द्वारा मनाया जाता है, जैसे खामती, सिंगफो और ताई जनजातियाँ। यह त्यौहार नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है और आमतौर पर 13 से 15 अप्रैल को मनाया जाता है। इसमें पानी डालने की परंपरा होती है और बुराइयों को धोकर शुभता का प्रतीक है। भगवान बुद्ध की मूर्तियों को स्नान कराना, पूजा करना और सांस्कृतिक नृत्य करना शामिल होता है। लोग एक दूसरे पर पानी डालते हैं ताकि नया साल पवित्र और साफ मन से शुरू हो। याद करने का ट्रिक है, संकीर्ण में संघ से पानी बहता है, यानी कि संघ साउंड ऑफ वाटर, वाटर फेस्टिवल ऑफ बुद्धाबलिज्म। संकीर्ण फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। मनाया जाने वाला थेरवाद बौद्ध समुदायों का प्रमुख नववर्ष त्यौहार है, विशेषकर खामती, सिंगफो और ताई जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। यह त्यौहार 13 से 15 अप्रैल के बीच मनाया जाता है। इसमें भगवान बुद्ध की मूर्तियों को स्नान कराया जाता है और एक दूसरे पर पानी डालकर बुराइयों को धोकर शुभता का स्वागत किया जाता है। यह त्यौहार शांति, पवित्रता और भाईचारा का प्रतीक है। संकीर्ण में संघ से पानी बहता है, यानी संकीर्ण वाटर फेस्टिवल न्यू ईयर इन अरुणाचल प्रदेश। संकीर्ण त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? यह त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। संकीर्ण त्यौहार का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है शुद्धता और शांति के साथ मनाया जाने वाला साल मनाना। संकीर्ण त्यौहार में क्या क्या किया जाता है? भगवान बुद्ध की मूर्तियों को नहलाया जाता है, एक दूसरे पर पानी डाला जाता है। संकीर्ण कब मनाया जाता है? यह त्यौहार के 13 से 15 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 गांधीवाद सिद्धांतों पर आधारित है। यह अनुच्छेद राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। इसका उद्देश्य छोटे पैमानों पर पारंपरिक उद्योगों को प्रोत्साहित करके ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थितियों में सुधार करना। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना महात्मा गांधी के आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से अनुरूप है। यह निर्देशक सिद्धांत पर भारत के सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र प्राप्त करने के व्यापक लक्ष्य का हिस्सा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जीपीएसपी सरकार द्वारा कानूनों के निर्माण के लिए दिशा निर्देश है, जो भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए। ये किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन उन्हें देश के शासन में मौलिक माना जाता है। जीपीएसपी का उद्देश्य ऐसी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों बनाना है जिनके तहत नागरिक एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। वे कल्याणकारी राज्य के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने का भी लक्ष्य रखते हैं। अनुच्छेद 43 ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भर को बढ़ावा देने के गांधीवाद विचारधारा को दर्शाता है। जीपीएसपी में अन्य गांधीवाद सिद्धांतों पर ग्राम पंचायतों को बढ़ावा देना, अनुच्छेद 40 और नशीले पेय पदार्थों और ड्रग्स का निषेध अनुच्छेद 47 में शामिल है। भारत संविधान का अनुच्छेद 43 आर्टिकल 43 अनुच्छेद 43 श्रमिकों के लिए जीविका का उपयुक्त साधन। राज्य अपने आर्थिक क्षमता के अनुसार सभी श्रमिकों जीवन यापन के लिए उचित वेतन, कार्य की अच्छी स्थिति और सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर प्रदान करने के लिए प्रयास करेगा। विशेष रूप से कुटीर उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्रीज को ग्रामीण और सहकारी आधार पर प्रोत्साहन देने की बात की गई है। अनुच्छेद 43 श्रमिकों की गरिमा प्लस कुटीर उद्योगों का विकास। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जीपीएसपी भारतीय संविधान के भाग 4 36 से 51 अनुच्छेद 36 से 51 में उल्लेखित है, जो स्वभाव से न्यायसंगत नहीं है। इसका मतलब है कि वे किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। हालांकि वे देश के शासन में मौलिक है और राज्य का यह कर्तव्य है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करे। जीपीएसपी हालांकि लागू नहीं किए जा सकते हैं,
सरकार की विधायी और कार्यकारी शाखाओं के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं, जब वे नीतियाँ और कानून बनाते हैं। उनका उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, जहाँ न्यायालय को और समानता पर्याप्त हो। अपने न्याय संगत न होने के बावजूद सिद्धांत, संविधान और कानून की व्याख्या पर महत्वपूर्ण प्रभाव रखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे उन महत्वाकांक्षाओं और मूल्यों को दर्शाते हैं जिन्हें संविधान कायम करने का प्रयास करता है। कृपया ध्यान दें, जबकि ये सिद्धांत अदालतों द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, वे भारत के शासन और कानूनी प्रवचनों को महत्वपूर्ण रूप से आकार देते हैं। संविधान स्वयं घोषित करता है कि कानून बनाने और नीति निर्माणों में इन सिद्धांतों को लागू करने का राज्य की जिम्मेदारी है। यह उन्हें संविधान और शासन पर काफ़ी अप्रत्यक्ष प्रभाव प्रदान करता है। डीपीएसपी का पूरा नाम डायरेक्टिव डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। डी डायरेक्टिव पीस प्रिंसिपल्स एस स्टेट पीस पॉलिसी, राज्य के लिए दिशा निर्देश करने वाला सिद्धांत। डीपीएसपी भारत संविधान के भाग 4 में शामिल है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। इनका उद्देश्य है राज्य को सामाजिक और आर्थिक न्याय की दिशा में प्रेरित करना। अभी तक सभी प्रश्नों का आंसर थे, जैसे विशु फेस्टिवल, विशु यानी कि विजन फर्स्ट सबसे पहले, यानी साल की शुरुआत में पहली चीज देखी जाती है, वही शुभ। संकेन फेस्टिवल, संकेन यानी संग में पानी बहता है, यानी कि मतलब पानी डालने वाला त्यौहार। शुभ शुरुआत अरुणाचल प्रदेश में है। और अनुच्छेद 43 मजदूरों की गरिमा प्लस कुटीर उद्योग का सम्मान, राज्यों को चाहिए कि मजदूरों को अच्छा जीवन और कुटीर उद्योग को बढ़ावा दे। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, दिशा पीस पथ ऐसे राज्य पीस पॉलिसी, यानी राज्य के लिए दिशा दिखाने वाला सिद्धांत। अनुच्छेद 126 सीजीआई नहीं तो एक्टिव जज सही, मतलब मुख्य न्यायाधीश न होने पर राष्ट्रपति कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार दादर और नागर हवेली में साक्षरता दर 76.2% थी। दमन और दीव में साक्षरता दर लगभग 87.1% थी। लक्षद्वीप में साक्षरता द्वारा लगभग 92.3% थी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह साक्षरता दर 86.6% थी। केंद्र शासित प्रदेश दमन द्वीप का 87.10%, लक्षद्वीप 92.30%, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 86.60%, दादर नागर हवेली 76.20%, चंडीगढ़ 86.60%, दिल्ली 86.30% और पुडुचेरी 86.50%। भारत का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति भारत संविधान के 126 द्वारा नियंत्रण होता है। भारत के सब राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश की सिफारिशों के आधार पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तब तक कार्य करते हैं जब तक कि नियमित मुख्य न्यायाधीश पदभार ग्रहण नहीं कर लेते हैं, यानी सीजीआई की नियुक्ति नहीं हो जाती। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल अस्थायी होता है और तब तक रहता है जब तक भारत का अस्थायी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त नहीं हो जाता। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कार्यभार नहीं संभाल लेते। अनुच्छेद 124 भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन की बात करता है। अनुच्छेद 125 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 126 भारत के कार्यवाहक और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 अस्थायी न्यायाधीशों को गणपूर्ति के अभाव में सर्वोच्च न्यायालय में तथार्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की न्यायालय की बैठक में उपस्थिति। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसे अपनी अवमानना के लिए दंडित देने की शक्ति होगी। अनुच्छेद 130 बात करता है सर्वोच्च न्यायालय का स्थान। अनुच्छेद 131 बात करता है सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद। अनुच्छेद 132 कहता है संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। अनुच्छेद 133 सिविल मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। अनुच्छेद 134 आपराधिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। अनुच्छेद 134(1) में बात करता है सर्वोच्च न्यायालय में अपील किए गए प्रमाण पत्र। अनुच्छेद 135 कहता है अनुच्छेद 133 से 134 के अंतर्गत आने वाले मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र और शक्तियाँ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 126 और अनुच्छेद 126 भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद में रिक्त होने पर अनुपस्थिति में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। जब भारत में मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजीआई का पद रिक्त हो जाए, वे कार्य करने में असमर्थ हो, जैसे छुट्टी पर हो या बीमार पर हो, तब राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एक्टिंग चीफ जस्टिस नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, एक चीफ जस्टिस 126 में 1 एक चीफ जस्टिस, सेकेंड एक्टिंग जज, थर्ड टेम्पररी वर्क्स, यानी चीफ जस्टिस नहीं तो एक्टिंग चीफ जस्टिस राष्ट्रपति बनाएंगे। यह सिर्फ अस्थायी व्यवस्था के लिए होता है। जैसे ही मुख्य न्यायाधीश वापस आते हैं तो नया सीजीआई नियुक्त होता है, यह पद स्वतः समाप्त हो जाता है। अंकिता दास एक भारतीय खिलाड़ी है जो टेबल टेनिस में अपनी उपलब्धियों के लिए जानी जाती है। उन्होंने 2012 लंदन ओलंपिक सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। दास में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक भी जीते हैं। भारत में खेल महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
उनकी भागीदारी और सफलता ने कई युवा एथलीटों को टेबल टेनिस के लिए प्रेरित किया है।